नमस्कार दोस्तों, समाधान सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे समाधान सीरीज पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे और वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ करंट अफेयर के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है? तो हम लोग जो है समाधान सीरीज में जो है इन मुद्दों पर बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके जो है हम लोग समाधान सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए 1 मिनट का मुझे बस समय दीजिए, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बस 1 मिनट का मुझे समय चाहिए। चलिए, तो समाधान सीरीज में जो है हम लोग कई मुद्दों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, देखिए युक्ति आईएएस का ये ऐप है, जो लोग डाउनलोड किए होंगे कैन एक्सेस क्या कर सकते हैं, दैनिक जागरण को एक्सेस कर सकते हैं, पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज, यूपीपीसीएस 2024-25 बैच, यूपीपीसीएस 2024 6970 बीपीएससी और जितने भी मेंस के आंसर राइटिंग बैच हैं, वो सारे मेंस आंसर राइटिंग बैच आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है? ऐप को जाके डाउनलोड कीजिए, चाहे गूगल के प्ले स्टोर से, चाहे एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जुलाई 2023 में किस संगठन ने फोरम के निर्माण की घोषणा किया है? On which of the following national digital citizen force online platform has announced the creation of the force in July 2023? पहला ऑप्शन है विश्व आर्थिक विकास सहायता संगठन, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एंड फोर्थ है अखिल भारतीय व्यापारियों का परिषद, ठीक है? तो इसका सही जवाब जो है वो है लास्ट ऑप्शन, यानी कि यूनियन ऑफ ऑल इंडिया फ्रंट, ठीक है? अखिल भारतीय व्यापारियों का जो परिसंघ जो है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ठीक है? तो आइए इसकी व्याख्या पे बात कर लेते हैं। व्याख्या क्या है कि भारत में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यापार के आसपास नीतिगत संवाद को आकार देना है, ठीक है? तो इसका जो डी ऑप्शन था वो बिल्कुल ही सही था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो एकदम सारे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए आप लोग। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने किया है। के साथ ही साथ 2023 का जो है संघाई शिखर सम्मेलन का विषय जो है सिक्योर पर आधारित है, जो सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को संदर्भित करता है। और ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा सही है। ऑप्शन सी जिन लोगों ने लगाया होगा, उनका बिल्कुल ही सही है। यानी कि 23वें जो संस्करण की मेजबानी देश के प्रधानमंत्री ने किया था और जो शब्द उन्होंने दिया था सिक्योर, सिक्योर जो शब्द उन्होंने दिया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप मेंस लिखें, तो इस शब्द को लिखिए सिक्योर, जिसमें उन्होंने बात किया है सुरक्षा की, यानी कि उन्होंने बात किया है सिक्योरिटी की, जिसमें उन्होंने आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है, जिसमें उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की है, जिसमें उन्होंने यूनिटी की बात की है, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी की बात की है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में उन्होंने बात किया है। तो जब भी मेंस आए तो इस क्वेश्चन को जरूर इस तरह से लिखिए, सिक्योर में क्या-क्या है, कौन-कौन से पॉइंट है, कौन-कौन से मुद्दे हैं, कौन-सा शिखर सम्मेलन था, कौन इसकी मेजबानी किया, कौन-सा संस्करण था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिन लोगों ने लगाया होगा, उनका बिल्कुल ही सही है। देखिए एससीओ हुआ, चाहे जी20 हुआ, चाहे वो आपका क्वाड हुआ, ये सभी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत ने संघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 2023 शिखर सम्मेलन का विषय सिक्योर पदार्थ था, जिसके बारे में अभी बताया ही था। एससीओ समूह में जो है चीन है, भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। तो जो भी सदस्य एससीओ में शामिल है, उसका नाम एकदम जुबान पे याद होना चाहिए आपको। भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं, जिनमें क्या-क्या शामिल है देख लीजिए। जो भारत की तरफ से एससीओ में कहे गए हैं, पहला स्टार्टअप और इनोवेशन, मतलब स्टार्टअप की उन्होंने बात की है, इनोवेशन के बारे में बात की है। दूसरा पारंपरिक औषधि के बारे में बात की है, यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में उन्होंने बात किया है। तीसरा युवा सशक्तिकरण के बारे में, यानी कि यूथ एम्पावरमेंट के बारे में बात किया है। चौथा डिजिटल समावेशन के बारे में बात की है, यानी कि डिजिटल इंक्लूजन के बारे में उन्होंने बात किया है। पांचवा है साझा बौद्ध विरासत के बारे में बात की है, यानी कि कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में उन्होंने बात किया है।
यानी कि टोटल जो है 5 मुद्दों पर भारत के द्वारा जो है इस बार 5 पिलर दिए गए हैं, 5 स्तंभ दिए गए हैं और उस फोकस क्षेत्र को जो है इसमें शामिल किया गया है और सभी का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको सब कुछ जुबान पे एकदम याद होना चाहिए और जब भी आप मेंस लिखें तो ये शब्द जितने एससीओ में कौन-कौन से देश शामिल हैं, एससीओ में भारत ने क्या अपना पक्ष रखा है, इन सभी मुद्दों को 1 मिनट रुक जाइए। गला जो है कभी-कभार बैठ जा रहा है, दवा खा-खा के मैं परेशान हूँ। ठीक है, तो भारत ने जो है संघाई सहयोग संगठन जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। एससीओ में कौन-कौन से देश शामिल है सब बताया और भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए जो स्तंभ बताए उन पाँचों स्तंभों को एकदम याद रखिए। स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो हमारी पारंपरिक औषधि है, या हमारा जो यूथ एम्पावरमेंट है यानी कि युवा सशक्तिकरण और भारत जैसा देश बताइए 18 से 35 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं 65% तो बताइए जिस देश के पास इतनी जनसंख्या युवाओं की है, जिस देश के पास इतनी पॉपुलेशन है, कौन सा देश इससे झगड़ा करना चाहेगा भाई? मुझे नहीं लगता कोई झगड़ा करना चाहेगा। क्योंकि इतना बड़ा व्यापार, बिज़नेस पूरी दुनिया किस पे चल रही है? ट्रेड पे चल रही है, व्यापार पे, सब व्यापार में लगे हुए हैं। अमेरिका जैसा देश जो है वो भी व्यापार पे लगा हुआ है। हमें भी हथियार देता है और पाकिस्तान को भी हथियार देता है और दोनों का लड़ाने का काम करता है। हथियार हम भी खरीदेंगे तो उसको पैसा देंगे, पाकिस्तान भी हथियार खरीदेगा तो पैसा देगा और वो अपना क्या करता है उस पैसे से अपने देश का डेवलपमेंट करता है। और हम क्या करते हैं हथियार दोनों चलाएँगे गोली, पैसा बर्बाद होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप सभी को जानना चाहिए कि दिमाग सोचिए उनके विज़न्स को, वो अंग्रेज़ हैं सब। जिस जो अमेरिका कभी हमारे देश को प्रधानमंत्री को वीज़ा नहीं देता था, आज रेड आप देखिए रेड कार्पेट बिछा के स्वागत करता है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाज़ार है, कोई इससे झगड़ा नहीं करेगा। सब जानते हैं इसकी लुक इस पॉलिसी को। ठीक है, तो इसको पाँचों पॉइंट को इसको अच्छे से देख लीजिए, सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन्स हैं आपके। अगला क्वेश्चन है कि जी20 एम्पायर शिखर सम्मेलन से संबंधित कथनों पर विचार करें। करिए विचार। जी20 एम्पायर जो है एम्पावर जो कहिए एक तरह से एम्पावर समिट वाज इनॉर्गेटेड इन गांधीनगर एंड जी20 की स्थापना 1998 में किया गया था सेकंड ऑप्शन। इसका विषय महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ समावेशी और न्याय संगत वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास सुनिश्चित करना है। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू जी20 एम्पावर summit. First is G20 Empower Summit was inaugurated in Gandhinagar. Second option is G20 was established in 1998. Third is Group G20 means group of 20. Groups of 20. These देशों का समूह its theme is women-led development, ensuring sustainable, inclusive and equitable global economic growth. इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। जब भी असत्य दे या फॉल्स पूछे सबसे पहले यहाँ पर गोला कर लीजिए क्या गलत है इसमें यही पूछा है। तो क्या है पहला केवल एक दे रहा है, केवल दो दे रहा है, केवल एक और दो, केवल तीन। तो इसका सही जवाब जो है बस आपका तीसरा गलत है, बाकी पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। G20 1998 और G20 एम्पावर जो है शिखर सम्मेलन गांधीनगर में गुजरात की राजधानी गांधीनगर वहां पर किया गया था। यानी कि जो लास्ट ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। चलिए, तो यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और स्मृति ईरानी ने गांधीनगर में उद्घाटन किया था। G20 में देख लीजिए इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसको भी आप सभी को देखना। अगला क्वेश्चन है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जिसे हम CAIT के नाम से जानते हैं, ये फोरम से जुड़े तथ्यों पर विचार करें। पहला है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा व्यापारियों को डिजिटल करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम लॉन्च किया। दूसरा इसका उद्देश्य जो है व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं तथा समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है। तीसरा CIT का रायपुर में 24 से 25 अगस्त को 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल एक और तीन, तीसरा एक दो तीन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो नंबर सी जिन लोगों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसका उद्देश्य व्यापारी और उपभोक्ताओं दोनों के लिए है। 24-25 अगस्त को किया गया था, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट इसमें सही है। बस वही देख लीजिएगा। ये जितना व्याख्या दिया है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा व्यापारियों को डिजिटल करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है। डिजिटल व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति को आकार देना। इसमें एनडीएनएफ 5 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहले कुशल शिकायत निवारण पर मुख्य ध्यान के साथ उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा सब पे ध्यान देगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने शहरी अवसंरचना विकास निधि का संचालन किया है। दूसरा जो आपका यूआईडी जो है शहरी अवसंरचना विकास निधि जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसका प्रारंभिक कोष 10,000 करोड़ रुपए है। दूसरा कह रहा है तीसरा कह रहा है कि यूआईडीएफ का ऋण पर ब्याज दर बैंक दर से 0 से 1.5 कम रखी गई है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो। तो पांचवे का जो सही जवाब है दोनों सही है और ये यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, इसलिए ये भी सही है एक और दो यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। प्रारंभिक पूंजी 10,000 करोड़ रुपए थी और विकास निधि का संचालन इसके द्वारा किया भी गया यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। तो देख लीजिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने शहरी अवसंरचना विकास निधि का संचालन किया है, 10,000 करोड़ है और यूआईडीएफ ऋण पर ब्याज दर बैंक दर 0 से 1.5% निर्धारित है और मूल ऋण राशि 2 साल की अधिस्तन अवधि सहित 7 वर्षों के भीतर समान वार्षिक किस्तों में चुकानी होगी। इस बात को भी सभी को जानना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरिया गोल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया है? तमिलनाडु में किया है, गुजरात में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है। तो इसका सही जवाब है यूरिया गोल्ड किया है। अभी राजस्थान में चुनाव होने वाला है। कमेंट करके बताइए राजस्थान के सीएम कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर भी आप लोग बताइएगा। तो यूरिया गोल्ड किया गया है, राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। यूरिया गोल्ड यूरिया की एक नई किस्म है। यह सल्फर कोटेड यूरिया होता है। इसमें मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने और फसलों की लागत कम करने में मदद मिलती है। इसे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न। एल के 99 को कोरिया के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। यह किससे संबंधित है? पहला, कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी है। दूसरा, यह एक प्रकार की हवाई जहाज में प्रयोग करने का उपकरण है या खनिजों में उपयोग किए जाने वाला एक यंत्र है। उपरोक्त में से सभी। तो सातवें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है यानी कि द देयर इज सुपर कंडक्टिविटी एंड रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी है इसका सही जवाब है। बाकी ये जितना दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा। चूंकि जल के 99 एक शीशा आधारित यौगिक है। कथित तौर पर एक कमरे तापमान परिवेश दबाव सुपर कंडक्टर है। यह सामग्री कॉपर कोटेड लेड एडेप्टर है जो कि एक प्रकार का फॉस्फेट खनिज होता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आठवां क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Which of the following organization has launched National Data and Analytics Platform? First is राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सेकंड is नीति आयोग, थर्ड is विधि आयोग और फोर्थ is राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। इसका सही जवाब है आठवें का, तो वो है नीति आयोग। पहले योजना आयोग चलता था, बाद में जो है 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग आ गया है, नीति कमीशन जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा किए गए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है कि डेटा को सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करना है। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है कि 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? Which state and UT has the maximum number of deaths due to rabies in the country in 2022? First is Ladakh, second is Chandigarh, third is New Delhi, fourth is अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब है नौवे का, वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में रेबीज से सबसे ज्यादा मौतें हुई है। देख लीजिए कि वर्ष 2022 के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई आंकड़ों के अनुसार देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई है। दिल्ली में 48 मौतें हुई जबकि पश्चिम बंगाल में 38 मौतें हुई हैं। तो इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है। इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। और आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेटेड? फर्स्ट इज 1 जून, सेकंड इज 1 जुलाई, थर्ड इज 1 अगस्त एंड फोर्थ इज 1 सितंबर। इसका सही जवाब है ना तो जून है ना तो जुलाई है, ये 1 अगस्त है। जिन लोगों ने 1 अगस्त लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार को दिलाने के लिए जो है उसको 3 तलाक पर कानून बनने के लिए मुस्लिम महिलाओं के द्वारा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को कानून बनाया जिसके तहत तत्काल 3 तलाक की प्रथा को एक आपराधिक अपराध बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका होगा सी। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 के 10 क्वेश्चन समाधान सीरीज पे। और 10 क्वेश्चन सुपर हिट क्वेश्चन है। ये आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और बेहतरीन क्वेश्चन का सेट है ये। इसको बेहतरीन कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आपका बीपीएससी का पेपर, और आज देखा होगा मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था टेलीग्राम पे,
यूपी में भी 2 वैकेंसियाँ आने वाली हैं, आपको पता ही है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, आरओ-आरओ की भी आने वाली है अगले महीने, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बीपीएससी है ही आपका। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, टेलीग्राम से सभी लोग जुड़िए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।